आयुर्वेद के अंदर सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आयुर्वेद में आहार विहार और औषध, ठीक ये है। तीन चीज रहती। अगर किसी को 3 नंबर पावर है तो क्या आयुर्वेदा में ऐसा सोल्यूशन है कि वो 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए? हो सकता है, मतलब तीन से वो इंस्टेंट कम नहीं हो जाएगा। अभी व्याधि की सिवियरिटी पर, मतलब डिसीज की सिवियरिटी पर भी डिपेंड करता है। अभी सभी ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही विंटर चालू हुआ, हेयर फॉल बढ़ गया है या फिर डेंड्रफ बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि हम बालों में ऑयल ही नहीं लगाते। जैसे हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन है, किसी को रस धातु की वजह से हुआ है, किसी को रक्त धातु की वजह से हुआ है, किसी को अस्थि धातु की वजह से हुआ है, और किसी को शुक्र धातु की वजह से हो रहा है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि कहीं पर भी अगर कोई तेल का वर्णन नहीं है तो आप तिल तेल यूज करो। हाँ, तिल का तेल। तर्पण, अंजन, पुटपाक, परिषेक, सिरोधारा। तो ये पांच जो क्रियाकल्प की जो प्रोसीजर है वो हम करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी साइंस के अंदर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट आयुर्वेद में ठीक है। उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। दुख की बात ये होती है कि पेशेंट सभी जगह घूम कर लास्ट में आता है, तब ऐसा होता है कि काश भगवान ये पहले आ गया होता। हेलो वैद्य पूनम, हाउ आर यू? वेलकम टू वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, एंड स्पेशली आपका जो सब्जेक्ट है आयुर्वेदा में, दैट हम्म। इज़ वेरी यूनिक। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं अभी तक, बट आज मैं खुद एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक को लेकर, हम्म। विच इज़ मोर अबाउट आई हेल्थ, जिसको शायद हिंदी या फिर आयुर्वेदा की एक ब्रांच में शैलक्य तंत्र कहते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। आप थोड़ा बताइए इस बारे में ना। हम्म। बेसिकली शालाक्य तंत्र के अंदर सिर्फ हम आई को इंक्लूड नहीं करते। अच्छा अच्छा। शालाक्य तंत्र के अंदर हम आई, ईएनटी और डेंटल, तीनों जो विभाग है उसको हम कंबाइन करते हैं। और शालाक्य तंत्र मतलब क्या कि जो ऊर्ध्व जत्रु है उनके सभी व्याधि। ऊर्ध्व जत्रु मतलब क्या कि जो क्लेविकल रीजन है, क्लेविकल से जो ऊपर का जो भी पोर्शन है वो हम शालाक्य तंत्र में इंक्लूड करते हैं। अभी उसमें वो आई रिलेटेड डिसीज भी हो सकते हैं, ईएनटी रिलेटेड डिसीज भी हो सकते हैं, और डेंटल रिलेटेड डिसीज भी हो सकते हैं। जैसे अच्छा। आई में हम कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं तो मायोपिया है, कंजक्टिवाइटिस है, वो सब भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन ईएनटी में डेफनेस है। देन कान में को किसी को खुजली वगैरह सब है, या फिर ईयर एक है, तो वो सभी कंडीशन हम ईएनटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन एलर्जिक राइनाइटिस है, ट्रोपिक राइनाइटिस है, तो वो सभी कंडीशन नोज के अंदर। और डेंटल के अच्छा। अंदर जो हम मतलब कोई भी तित के रिलेटेड व्याधि है या फिर गम्स के रिलेटेड है, जैसे जिंजिवाइटिस है, या फिर ओरल में कोई भी ऐसी व्याधि है, तो वो हम डेंटल के अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी ओके। मुख रोग यानी कि जो भी ओरल केविटी है, ओरल केविटी के अंदर जो भी व्याधि आएगी यानी कि डिसीज आएगी, वो हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अच्छा। गॉट इट गॉट इट। तो ये पूरा पूरा ईएनटी सेक्शन हो गया आपका। बेसिकली मॉडर्न डे में अगर हम इसको बोलें तो मॉडर्न ईएनटी को आयुर्वेदा में शल्य तंत्र ब्रांच में देखा जाता है। सिर्फ ईएनटी नहीं, आई, ईएनटी और डेंटल, तीनों कंबाइन। अच्छा, डेंटल ईएनटी में इंक्लूड नहीं होता उसमें? नहीं, डेंटल अलग ही है, अच्छा अच्छा बट अच्छा, हाँ शालाक्य के डेंटल अलग अंदर होता हम है। तीनों राइट इंक्लूड राइट राइट। करते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो आई से रिलेटेड जैसे आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों का स्क्रीन टाइम टीवी और इन सब में बढ़ रहा है, तो नेचुरली उनकी आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं। और आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो चश्मे लग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, और किसी को दूर की दिक्कत हो रही है, किसी को पास की हो रही है। तो ये सब आयुर्वेदा कैसे देखता है? मतलब इनका कोई परमानेंट इलाज है आयुर्वेदा में? मतलब परमानेंट इलाज हो सकता है, बट अगर पेशेंट फ्रॉम द बिगिनिंग आए तो भी पेशेंट को 3-4 नंबर हो, उसके बाद किसी जगह पर उसे पता चले कि आयुर्वेद में भी ये ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद वो आए,
तो वो नहीं कर सकते। बट अगर नंबर जो भी मतलब स्पेक्स के नंबर है वो एक है, दो है, तीन है, मैक्सिमम तीन तक हम कम कर सकते हैं। अभी आचार्य ने जो भी व्याधि बताए गए हैं उसमें उसने टाइप दिए हैं कि साध्य व्याधि, कृच्छ्र साध्य व्याधि, याप्य व्याधि, यानी कि जो भी व्याधि आप इजीली ट्रीट कर सकते हो तो वो सुख साध्य व्याधि, यानी कि मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बट अगर अच्छा। वो एक साल तक रहा तो वो कृच्छ्र साध्य में चला जाएगा, यानी आपको मतलब डिफिकल्टी के साथ आप उसे ट्रीट कर पाओगे। अभी जैसे ओके। पेशेंट है कि उसे मायोपिया का जो पावर है वो 0.25 या पॉइंट 50 लेके आए तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा। एस्टिग्मेटिज्म हो तो भी वो ठीक हो सकता है। बट अगर पेशेंट है वो 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लेके आए तो वो हम उसे मैनेज कर सकते हैं कि वो आगे बढ़े नहीं, और उसकी वजह से जो एसोसिएट सिम्टम्स है वो ना हो। जैसे एस्टिग्मेटिज्म हो तो उसमें बहुत आई एक रहता है, आंख में से पानी आता है, हेडेक रहता है, तो वो सभी चीज को हम मेंटेन कर सकते हैं, वो वहां पर स्टॉप हो जाए और वो आगे बढ़े नहीं। अच्छा। तो मायोपिया में ओके। हम ये चीज कर सकते हैं। अभी कोई पेशेंट ऐसे आते हैं कि सिर्फ 0.25 लेके आए हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का क्रम रहता है वो इस तरह से रहता है कि उसको पावर भी ना बढ़े और उसकी आंख मतलब हेल्दी मेंटेन रहे। उसके साथ हम उसको पथ्या पथ्य देते हैं। पथ्या पथ्य मतलब ऐसे आहार की जिसकी वजह से आंखों को नरिशमेंट मिले, आंख हेल्दी रहे और नंबर ओके। बढ़े नहीं। अच्छा। ओके। तो ये मतलब अगर किसी को 3 नंबर पावर है तो क्या आयुर्वेदा में ऐसा सोल्यूशन है कि वो 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए, हो फिर सकता है शायद बट पूरा ज़ीरो ही हो जाए? हो सकता है, मतलब तीन से वो इंस्टेंट कम नहीं हो जाएगा। अभी व्याधि की सिवियरिटी पर मतलब डिसीज की सिवियरिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे पेशेंट मतलब डायरेक्ट आ गया है और आप ट्रीटमेंट चालू कर दो तो तीन में से एक होने में मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। बट वो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट अच्छा। कितना पथ्य पथ्य फॉलो करता है उस पर। अच्छा। तो ये आयुर्वेदा से पॉसिबल है, जैसे एकदम से बच्चों को पता हम्म। चलता है कि उनका आई पावर अभी बच्चों में ज़्यादा होता है जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम्म। उनको उनकी ये प्रॉब्लम को ठीक करा जा सकता है अगर वो पहले से ही आयुर्वेदा में दिखाना शुरू कर चूज दें। कर। यस। अच्छा। ओके। ओके। और इसमें क्या, जैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या प्रोसेस रहता है जिसके बेसिस पे हम ये चीज़ कर पाते हैं? जैसे शालाक्य तंत्र के अंदर कोई भी जो व्याधि है आई आई के रिलेटेड, तो उसमें क्रियाकल्प विभाग दिया है। क्रियाकल्प यानी हम ऐसी कौन सी प्रोसीजर करेंगे जिसकी वजह से आंख हेल्दी रहेगी। तो आयुर्वेद में 5 ऐसे क्रियाकल्प दिए हैं। तो अच्छा। उसमें हम तर्पण, अंजन, पुटपाक, परिषेक, सिरोधारा, ठीक है। तो ये 5 अच्छा। जो क्रियाकल्प की जो प्रोसीजर है वो हम करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अभी जो मायोपिया का जो पेशेंट रहता है तो हमारा जो ट्रीटमेंट जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि पहले शरीर शुद्धि, जो अभी डिटॉक्सिफिकेशन मार्केट में बहुत चल रहा है, तो वो यानी कि शरीर शुद्धि पंचकर्म हम करेंगे। फिर जो हमारा शीरा प्रदेश यानी कि हेड का जो भी पोर्शन है उसकी शुद्धि करेंगे। ठीक उसके है। बाद नस्य प्रोसीजर रहती है। नस्य के बाद तर्पण प्रोसीजर रहती है। तो मतलब ठीक एक है। क्राइटेरिया है कि हम चालू यहाँ से करेंगे, उसके बाद हम शिरा शुद्धि यानी कि नस्य की प्रोसीजर करेंगे। नस्य यानी कि नाक में हम टीपा डाल के मतलब जो प्रोसीजर रहती है उसका जो मेन पोर्शन रहता है कि नाक में हम टीपा डाल के प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद ओके। तर्पण रहता है। तर्पण में हम जो भी मतलब आंख है, आंख पर पाली बना के उसमें जो भी मेडिकेटेड घी है वो हम पोर करेंगे, यानी वो फिल करेंगे। ओके। तो ये सभी ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया रहता है कि पहले हम शरीर शुद्धि यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम हेड की शुद्धि करेंगे, उसके बाद हम तर्पण मतलब जो पाली बना के जो भी प्रोसीजर करते हैं वो करेंगे। अच्छा। तो ओके। ये ट्रीटमेंट क्राइटेरिया रहता है। और ये कितने टाइम चलता है ये ट्रीटमेंट? मतलब डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट का 0.5 ही नंबर है तो हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, एक सीटिंग में भी वो हो सकता है। जैसे कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिसमें हमें ये प्रोसीजर भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा। तो मतलब जो मायोपिया है उसमें भी बहुत सारे टाइप रहते हैं कि एक्सियल मायोपिया है या फिर इंडेक्स की वजह से मायोपिया है।
तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। जैसे कोई पेशेंट का क्या रहता है कि एक्सियल लेंथ जो आई बॉल की रहती है वो मतलब एक्सियल लेंथ ही बड़ी है, तो उसकी वजह से उसको मायोपिया डेवलप होगा। तो भी आयुर्वेद के पास ऐसी चीज भी है कि जो एक्सियल लेंथ बड़ी है उसकी वजह से वहां पर टेसलेशन मिलता है, मतलब जो रेटाइना हमारा रहता है उसमें खिंचाव होता है, तो उसकी वजह से उसको मायोपिया और बढ़ता है और दिखने में ज्यादा दिक्कत होती है। बट आयुर्वेद क्या करता है कि मेनली जो हमें हम सभी ने सुना होगा कि हमारे दोष तीन है, वात पित्त कफ। हम्म। जो टेसलेशन हो रहा है वो हम मेनली वात दोष की वजह से समझ सकते हैं। तो अच्छा। जो प्रोग्रेशन है वो हम कम कर देंगे, मतलब जो बढ़ रहा अच्छा। है वो वात दोष पर काम करेंगे तो वो कम हो जाएगा, और उसके साथ ओके। जो एसोसिएट सिम्टम्स है वो कम होंगे। जैसे मेरा एक पेशेंट है कि मतलब आयुर्वेद में हम तिमिर बोलते हैं, जो मायोपिया है उसको। तो वो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा। उसकी कंटिन्यूअस ट्रेन मिलेगा और कंटिन्यूअस लैपटॉप वर्क रहता है, तो इसकी वजह से वो जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है। बट अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वहां पर चालू करेंगे तो वो जो प्रोग्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब हम अच्छा। ऐसी मेडिसिन देंगे कि उसकी वजह से वो कम होगा। अच्छा। ओके। हाँ, और ओके। आयुर्वेद के अंदर सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आयुर्वेद में आहार, विहार और औषध, ये तीन चीज रहती। आहार यानी कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, विहार यानी कि हम जो भी डेली रूटीन है जो भी फॉलो कर रहे हैं वो सभी चीज आएगी, और ठीक है। औषध मतलब हम जो देंगे वो, यानी कि 33% ही हमारे पर डिपेंडेंट है, बाकी ठीक सिक्सटी है। सिक्स परसेंट तो पेशेंट को ही करना पड़ेगा जो हम उसको फॉलो करने के लिए बताएंगे वो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से उसकी आई हेल्थ पे सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा। हम्म। ठीक है। और कुछ केसेस में अगर ज़रूरत लगी तो ये ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है, लेकिन ये हम्म। प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो सकती हैं समय के यस। साथ। ओके। इसमें क्या क्या, इसमें डाइट चेंजेस वगैरह या फिर इसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, या फिर इसमें मेडिकेशंस और आपका जैसे आपने ये ट्रीटमेंट बताया पूरा, ये चीज़ें रहती हैं? मतलब सभी चीज रहती है, मैंने जैसे आपको बताया कि आहार, विहार और औषध। आहार यानी कि जो पथ्य आहार, मतलब कॉम्पिटेबल अच्छा। जो अच्छा। फूड बताए हैं वो सभी हम उसको पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। देन विहार में हमें कैसी चीज करनी है वो सभी सजेस्ट करेंगे। और औषध जो हम मेडिकेटेड, मतलब जो भी औषधि है, घी है, वो सब हम पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट तरीके से देंगे। अभी ठीक आहार है। में हम आंख को हेल्दी रखने के लिए हम मेनली क्या चीज करते हैं, तो पादाभ्यंग। पादाभ्यंग मतलब पैर के जो भी तलवे रहते हैं वहां पर हम मेडिकेटेड घी से मसाज कर सकते हैं या फिर गाय के घी से मसाज करते हैं, क्योंकि अच्छा। गाय का घी है वो अमृत समान बताया है। मतलब आप वो पैर के तलवे पर मसाज करोगे तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी आंखों के साथ रहता है। मतलब आचार्य ने ऐसा बताया है कि पैर की जो भी शिराएं रहती है ना उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी आंखों के साथ है। तो अच्छा। आप पादाभ्यंग करोगे तो उसका असर हमें आंख पर मिलेगा। अच्छा। तो ये हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं पेशेंट, सुबह सुबह नंगे पैर जब हम घास पे चलने को बोलते हैं, वो भी बेनिफिट हाँ करता है, मतलब वो इसीलिए एक करता है? पार्ट बता सकते हैं। बट वो हाँ। जो मेनली हम करते हैं नंगे पैर वाला वो ग्राउंड थेरापी बोल सकते हैं। बट वो हाँ। स्पेसिफिक नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए और वो स्ट्रेस कम करने के लिए, ना कि ओके। इसके लिए। और आचार्य ने ऐसा बोला है कि पाद प्रक्षालन यानी घर बाहर से घर पर आओ तब पाद प्रक्षालन यानी कि पैर धोने हैं, देन पैर के तलवे पर जो मसाज करनी है, इन सभी चीजों से जो हमारी आंख की हेल्थ रहती है वो सही रहती है। क्योंकि ये जो सभी है ना उसमें उसने चक्षुषीय बताए, चक्षुषीय यानी कि जो आंखों के लिए हितकारी है, आंखों के लिए जो अच्छा है वो। फिर ओके। आहार में हम ऐसी चीज दे सकते हैं, जैसे कोई भी सब्जी, जैसे परवल, मेथी है, करेले, बैगन, ये जो सभी चीज है वो आहार के लिए हितकारी है। और हम सभी ने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज है हमें ऐसा बोलते कि आप धनिया खाओ तो आपकी आंख अच्छी रहेगी। तो वो आयुर्वेद में बताया गया है कि स्पेसिफिक अगर आप अगर सब्जी के अंदर धनिया ऐड करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आंखों की, तो वो हमें अच्छा। फॉलो करना चाहिए। देन कोई कोई व्याधि ऐसे रहते हैं कि पूर्व जन्म के हमारे कर्म की वजह से होते हैं। जैसे अभी बच्चों में मायोपिया ना,
मतलब अभी उसकी एज बहुत कम है, उसने ऐसे कोई भी निदान सेवन भी नहीं किए होगे। निदान सेवन यानी कि कोई भी ऐसे पॉजिटिव फैक्टर भी नहीं होगे, फिर भी उसको वो डेवलप हो रहा है, तो आया है पूर्व के बिल्कुल। ऐसे कोई कर्म है, इसकी वजह से हो रहा है। तो अच्छा। आयुर्वेद में इसके लिए भी लाइक सूर्य की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है। देन अच्छा। मंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा यानी कि आप चक्षु से मंत्र भी बोल सकते हो, तो वो चक्षु पर इतना ही इफेक्ट करेगा। तो ये सभी चीज हमें हम्म। फॉलो मतलब पेशेंट को बोलेगी कि आप फॉलो करोगे, तो उसके साथ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जल्दी से मिलता है। अच्छा। अच्छा। तो बच्चों के में ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही बोलेंगे हम? हम्म। मतलब तो उसके ये जन रीजन रहते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल मायोपिया है, तो मतलब वो एक टाइप है मायोपिया का ही, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो उसकी वजह से हो रहा है। हम्म। हम्म। और मायोपिया के अलावा भी आई थिंक बहुत सारी और डिजीजेस पे हम मुझे लगता है इसमें कवर होती होंगी। कंजक्टिवाइटिस एक बहुत बड़ा इशू है। हम्म। एक जो कैटरैक्ट होता है ओल्ड एज के साथ। तो हाँ। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हम इसमें देखते हैं? जैसे ब्लेफरोस्पाज्म है, आप कंजक्टिवाइटिस बोले वो भी। देन कोर्नियल अल्सर है, या फिर आई में कोई भी ट्रोमा हुआ, तो ये जो अच्छा। सभी चीज है, तो वो हम उसमें मतलब चिकित्सक वो चिकित्सा कर सकता है। जैसे अभी कंजक्टिवाइटिस बीच में ऐसा आया था कि पिंक आई सभी को हो रही थी। ओके। तो वो आयुर्वेद आयुर्वेद से बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आंख हेल्दी रह सकती है। तो उसकी भी ट्रीटमेंट आचार्य ने बताई है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि अच्छा। अभी कंजक्टिवाइटिस आई तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आचार्य ने बताया गया है। अच्छा। अच्छा। हम्म। अच्छा। अ, और दूसरी चीज जैसे ब्लेफरोस्पाज्म है, वो अभी बहुत कॉमन कंडीशन रहती है, मतलब ओल्ड एज में मेनली होती है। तो उसमें भी आयुर्वेद में ऐसे बस्ती चिकित्सा, नश्य है, देन अभ्यंग है, वो सभी चिकित्सा बताई गई है कि आप वो फॉलो करके आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। रेटिना के रिलेटेड जो भी व्याधि है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, तो वो सभी चीज भी हम मैनेज कर सकते हैं। बट दुख की बात ये होती है कि पेशेंट सभी जगह घूम कर लास्ट में आता है, तब ऐसा होता है कि काश भगवान ये पहले आ गया होता। क्योंकि अच्छा। लास्ट में ये होता है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते और पेशेंट को रिजल्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि सभी को मन में यही रहता है कि कहीं पर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप आयुर्वेद में जाओ। बट अगर वो ही पेशेंट ऐसा सोचे कि मैं पहले से ही आयुर्वेद में जाऊं, तो वो बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीट करने का भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पेशेंट जल्दी आ गया तो हम भी अच्छे से ट्रीट कर देंगे उसको। मुझे लगता है थोड़ा डर भी होता है कि ये तो बहुत धीरे काम करता है और पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। और जैसे किसी का नंबर ही है तो वो प्रेफर करता है कि वो चश्मे ही लगा ले। और चश्मा लगाने के बाद फिर वो दूसरा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो आगे चल के लेज़र करवा ले। हम्म। राइट, और लेज़र से फिर उसका नंबर वापस से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आयुर्वेदा कैसे देखती है? मतलब ये सही है या गलत है ये करना? पहले तो आपने बताया कि आयुर्वेद बहुत स्लो कर रहा है, मतलब स्लो काम कर रहा है, तो ये मिथ ही है। क्योंकि आयुर्वेद फास्ट रिजल्ट भी देता है, बट पेशेंट स्लो चल रहा है, वो सभी जगह घूमकर लास्ट में आता है। अभी कोई पेशेंट 9 साल तक किसी भी ट्रीटमेंट लेकर, मेरे पास ही एक पेशेंट 9 साल तक नासार्श रहा। नासार्श मतलब जो नेजल पॉलिप रहते हैं वो। 9 साल तक उसने सब मेडिसिन खा ली, फिर पेशेंट हमारे पास आता है कि हाँ अभी हमें ट्रीटमेंट चाहिए। तो अभी आयुर्वेद स्लो काम करेगा कि पेशेंट स्लो था? क्योंकि वो 9 साल तक घूम के आया है। अगर वो पहले दिन ही आयुर्वेद के पास आ जाएगा तो आयुर्वेद इंस्टेंट रिलीफ देगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर भले ही मान लो चलो आयुर्वेद स्लो काम कर रहा है, बट अगर आप एक दिन उसके लिए रेस्ट ले लोगे तो वो आपको बार बार नहीं होगा। अभी हम अच्छा। क्या करते हैं, कोई भी पेन हुआ तो हमने कोई भी पेन किलर ले ली, कुछ टाइम के बाद वो फिर से होगा, फिर से होगा, फिर कुछ ऐसे मतलब साइड इफेक्ट होगी, तब ऐसे सोचेंगे कि हाँ अभी हम रेस्ट लेते, अभी हम डायग्नोसिस करेंगे, अभी हम रिपोर्ट करवाएंगे। इससे अच्छा है हम पहले ही जो सही रास्ता है उसको चूज करें। दूसरी चीज आपने बताई कि लेसिक करवाना।
वो भी अच्छी हम्म। चीज है, ऐसा नहीं है कि लेसिक नहीं करवाना चाहिए, बट उसके भी प्री रिक्विजिट रहती है कि लेसिक कराने का मतलब जो हमारी कॉर्नियल थिकनेस रहती है वो 500 के आसपास रहनी चाहिए, तो ही हम लेसिक करवा सकते हैं। दूसरी चीज, ओके। लेसिक के अंदर हम 8 डायप्टर तक ही कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 डायप्टर। अभी जो सभी डॉक्टर्स रहते हैं वो 6-7 तक करते हैं, 8 वाला तो कोई मतलब नहीं करता, मतलब 8 डायप्टर अच्छा। अगर हो तो पेशेंट को। तो उसके लिए जो प्री रिक्विसाइट है वो हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि तर्पण वगैरह हम करके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो हम कम कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके बाद वो लेसिक करवा सकता है। देन कॉर्नियल थिकनेस के बारे में मैंने जो आपको बताया वो भी हम मैनेज कर सकते हैं कि वो कम ना हो ज्यादा, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वो कॉर्नियल थिकनेस में भी चेंजेस आएगा, तो वो अच्छा। जो हम चिकित्सा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग के फेज में आ जाए तो हमें लेसिक पर भी नहीं जाना पड़ता। अच्छा। ओके। ओके। ये प्रिवेंशन की तरह एक तरह से काम कर सकता है कि अगर मोटा मोटा अगर कोई पेशेंट लेज़र करवाना चाहता है तो अगर हम आयुर्वेदा के ज़रिए उसको फॉलो करके उस हद हम्म। तक जाएं तो वो एक थोड़ा सा सेफ ट्रीटमेंट रहेगा हाँ उसके लिए, वही। और है ना। और दूसरा अगर शुरू से ही आ जाए तो उसको आई हेल्थ हम्म। में ऑब्वियसली देयर वुड बी अ फार बेटर चांस ऑफ रिकवरी। हम्म। गॉट इट। गॉट इट। गॉट इट। एंड आई हेल्थ में बाकी प्रॉब्लम जैसे आंखों में एक थोड़ा सा कई बार स्क्विंट हो जाता है, राइट, हम्म। इसको हिंदी में महंगा पंचत बोलते हैं, है ना। तो ओके। उस केस में क्या करा जाता है, आयुर्वेदा उसको कैसे देखता है? जैसे स्क्विंट के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट कौन से टाइप का स्क्विंट है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली जो स्क्विंट है वो वात दोष की वजह से होता है। तो अच्छा। वात दोष की जो ट्रीटमेंट रहती है वो लोकली आप अभ्यंग करोगे, आई एक्सरसाइज करोगे, तो उसकी वजह से वो कम होगा। जैसे आयुर्वेद में त्राटक चिकित्सा बताइए। त्राटक चिकित्सा मतलब वो योग में भी नेचुरोपैथी में भी आएगा। और त्राटक में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट को आपको कंटिन्यूअस देखना है, जिससे आपकी मतलब जो देखने का जो पावर है वो अच्छा रहेगा, मतलब इजीली जो भी है वो चीज मेंटेन कर सकते हो, देख सकते हो। ओके। ओके। हाँ। ऐसे आपने कोई प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं? हाँ मतलब एक मेरा जो पेशेंट था वो स्क्विंट का ही था, तो उसमें मैंने लोकली अभ्यंग कोई भी मेडिकेटेड ऑयल से करवाया। देन ठीक है। इंटरनली ऐसी मेडिसिन दी कि जो वात पर अफेक्ट करे, ओके। और ओके। बस्ती चिकित्सा दी, तो उसकी वजह से जो स्क्विंट है वो काफी हद तक आप कम कर सकते हो। और अच्छा। अगर लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो हमें सर्जरी प्रिफर करनी चाहिए, बट वो मेनली किस चीज से डेवलप हुई है वो हमें मेन देखना है कि मतलब कौन से इश्यू की वजह से वो डेवलप हुआ है वो। अच्छा, और सर्जरी कैसे, मतलब सर्जरी करने के लिए हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इक्विप्ड होते हैं? हाँ मतलब कोई जगह पर जैसे एक्सपोजर मिला है स्टूडेंट को तो वहां पर आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है तो वो करते हैं। बट अगर अच्छा। हमारे यहाँ नहीं होती तो हम पेशेंट को रिफर करते हैं, कोई भी मतलब जो एमएस मतलब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है उसको। अच्छा। ओके। ओके। तो एज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच अगर हम देखें तो इसके सक्सेस काफ़ी बेटर हो सकती है कंपेयर टू हाँ। स्टैंड यस। अलोन ट्रीटमेंट। यस। यस। क्योंकि इंटीग्रेट। दोनों चीज अगर हम साथ में करेंगे तो पेशेंट को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बट अगर हम यही बोलते रहेंगे सिर्फ हम मेडिसिन ही देते रहेंगे तो वो सही नहीं है। और शालाक्य शालाक्य का मीनिंग ही यही होता है कि उसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं आती। जो शलाका अच्छा। मतलब शलाका से जो भी व्याधि है उसको हम ठीक करेंगे तो उसमें हम सर्जरी भी लेंगे। और शालाक्य का जो स्पेसिफिक रोल रहा है वो सुश्रुत का रहा है, मतलब सुश्रुत आचार्य जो मेनली हम सभी ने सुना है कि फादर ऑफ सर्जरी है, तो वो भी उसमें आता है। बट अगर हम वैसा एक्सपोजर मिले, कहीं कहीं ऐसे स्टेट रहते हैं कि वहां पर आयुर्वेद में भी सर्जरी का हमें एक्सपोजर मिलता है तो हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा। ओके। ओके। गॉट इट। गॉट इट। तो आई मीन या तो स्टैंड अलोन या फिर किसी डॉक्टर की सहायता के साथ एज एन हम्म। हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के ज़रिए इसको ठीक अप्रोच। करा कर सकते हैं, राइट।
यस। एंड कोई भी टाइप के आई इश्यूज हैं, क्योंकि आयुर्वेदा एक तरह से हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा, थोड़ा सा उस इशू को प्रोग्रेस होने से रोकेगा। और दूसरी तरफ वो जो चीज़ है, जो दूसरे डॉक्टर हैं वो एक एक सर्जिकल अप्रोच से अगर वो ज़रूरत है तो उसको ठीक कर सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। अच्छा, तो ये तो रही आई की बात। सिमिलरली ईयर का भी सेम इशू होते हैं, हियरिंग लॉस। आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, स्पेशली एल्डर जनरेशन में। हम्म। जो एल्डर होते जैसे जैसे जा रहे होते हैं वैसे वैसे उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसको क्या देखते हैं, क्या बोला जाता है, कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि हियरिंग लॉस की जो कंप्लेन है वो सिर्फ एल्डर को ही दिखे, बट अच्छा। हमारी एज में भी ये हो सकता है, और मतलब 35-40 एज में भी वो कॉमन है। जैसे हियरिंग लॉस दो प्रकार का होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो किस तरह ठीक का है। है वो देखकर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जैसे आयुर्वेद में उसे बाधिर्य बोलते हैं, बाधिर्य यानी कि डेफनेस। वो भी ओके। उसमें टाइप दिए गए हैं कि कोई बाधिर्य ऐसे रहते हैं कि जो वातज होता है, कोई ऐसा रहता है कि वो वात कफज रहता है। ठीक है, तो ओके। कौन से टाइप का बाधिर्य है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। जैसे आपने बताया कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब मेनली जो ओल्ड एज में रहता है, तो वो मेनली धातु क्षय की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में सप्त धातु बताई, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो जो धातु है वो अगर क्षय हुआ है, जैसे ओल्ड एज रहती है तो कंटिन्यूअस बॉडी का क्षरण रहता है, मतलब उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वो धातु क्षय की अवस्था है, तो मेनली वात दोष की वजह से होता है। तो वहां पर अगर हम स्पेसिफिक वात पर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें हमें उस तरह से, मेनली जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहता है वो प्रतिशय यानी कि जो कोल्ड की कंप्लेंट रहती है उसकी वजह से डेवलप होता है, तो वो अगर हम ठीक करें तो जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा। ओके। ओके। तो ये परमानेंट होता है? परमानेंट मतलब मैं समझी नहीं। परमानेंट माने कि एक बार ये हेयरिंग लॉस वापस से रिकवर हो गया हाँ, तो तो उसके फिर नहीं बाद होता। फिर नहीं होता? और ये बट कितने वो टाइम भी का? मतलब वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना पथ्य पथ्य, मतलब जो कॉम्पिटेबल फूड मैंने बोला आपको कि वो कितना फॉलो कर रहा है। तो वो ओके। अगर वो मेंटेन रखेगा तो वो इजीली रिकवर हो सकता है। अच्छा। अच्छा। क्या आपको क्या लगता है वैसे, ये इसके कॉज क्या हैं? मतलब ये बढ़ क्यों रहा है आज की डेट में, 35-40 की उम्र में हियरिंग लॉस बढ़ रहे हैं? तो ऐसी क्या वजह है? मतलब दो तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने आपको धातु क्षय की अवस्था बोली वो ओल्ड एज में हो सकता है। बट अभी क्या हो रहा है कि मेनियर्स डिसीज है, जो आपने सुना होगा शायद। मेनियर्स डिसीज में वही सिम्टम्स एक रहता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो वो कौन सा डेवलप हो रहा है, मतलब उसका रीजन क्या है, तो उसके सिस्टेमिक कोज भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे थायराइड बोल सकते हैं, वो उसका एक रीजन है। ठीक अच्छा। है, तो वो कौन से कोज की वजह से हो रहा है उसके पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप देखें तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस वो मेनली प्रतिशय यानी कि कोल्ड की वजह से होता है। तो ओके। आयुर्वेद ये प्रिफर करता है कि जो दोष शरीर के अंदर बने हैं उसको बाहर निकालेंगे, मतलब जो अच्छा। ज्यादा दोष प्रकोप हुए यानी एग्रेवेट हुए उसको वो बाहर निकालेंगे। बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि मॉडर्न में हम मेनली सप्रेस ही करते हैं, मतलब जो दोष बाहर निकलना चाहिए वो अंदर ही रहते हैं। तो उसकी अच्छा। वजह से वो चीज वहां पर ही रहेगी और वो संप्राप्ति यानी कि जो पैथोजेनेसिस है वो और भी आगे बढ़ाएगी। जैसे ओके। आई का अगर हमारे मतलब ईयर का इश्यू रहेगा तो हम सिर्फ ईयर पर फोकस नहीं करेंगे, हम नोज पर भी फोकस करेंगे कि नोज में ऐसी अच्छा। कौन सी डिफॉर्मिटी हो रही है कि जिसकी वजह से ईयर में उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। सब इंटर रिलेटेड है जैसे क्योंकि। ईएनटी में एक व्याधि दिया है, ओटाइटिस मीडिया। उसमें टाइप दिए है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो मेनली कोल्ड की वजह से डेवलप, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस के जो भी पेशेंट रहते हैं ना, उसमें वो मेनली डेवलप होता है। तो अच्छा। वहां पर अगर हम वो एलर्जी को ही
ठीक कर देंगे तो जो कान में डिस्चार्ज आ रहा है, जो भी अच्छा, परफोरेशन है, तो वो वो भी भी ठीक हो हम ठीक कर जाएगा। सकते हैं। बट अगर हम ओके। कान में ही सिर्फ एंटीबायोटिक ही देते रहेंगे, तो फिर जो संप्राप्ति, जो पैथोजेनेसिस क्रिएट हुई है, वो तो हम ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ब्रेक नहीं हम्म। करोगे तो वो ठीक कैसे होगा? फिर लास्ट में यही ऑप्शन आ जाता है कि टिम्पेनोप्लास्टी करो। बट वो भी सक्सेस रेट बहुत कम है। बट अगर हम आयुर्वेद से वो करें तो इजीली रिकवर हो सकता है। मतलब जो भी गॉट इट। परफोरेशन है वो भी हील हो सकता है। तो आपको सर्जरी में नहीं जाना पड़ता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहता है आयुर्वेदा के ज़रिए, अगर कोई ठीक कराना चाहे तो यस। बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे मैं ही आपको आप। एक बात करूं। बताइए ना। मतलब एक पेशेंट था जिसको मम्स थे, मतलब मम्स की हिस्ट्री थी। तो इसकी वजह से उसको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस डेवलप हुआ था, मतलब सडन सेंसोरी न्यूरल। मम्स के जो भी मतलब वो भी वायरल रहता है, तो उसकी वजह से जो भी डेवलप हुआ वो सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया। तो अच्छा। पेशेंट पहले तो आया ट्रीटमेंट, मतलब मॉडर्न के पास गया था। तो मॉडर्न वालों ने, मतलब जो एलोपैथी साइंस है, उसने ऐसा बोला कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी साइंस के अंदर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेनली वो देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन देते हैं, बट आयुर्वेद में ठीक है। उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ठीक मम्स है। है, तो मम्स एक वायरल डिसीज है। तो वायरल डिसीज में मतलब क्या होता है कि फीवर मेन सिम्टम्स रहता है ना? तो हम आयुर्वेद में क्या होता है कि पहले हम फीवर को ठीक करेंगे। यानी फीवर ठीक होगा तो उसकी वजह से जो भी उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं, वो ठीक करेंगे। जैसे फीवर है तो हम पहले उसको ऐसी मेडिसिन देंगे कि उसका जो फीवर है वो भी सबसाइड हो जाए, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है। जो मैंने मम्स की बात की, उस पेशेंट में हमने पहले आयुर्वेद में ऐसे औषध सिद्ध जल रहता है, यानी मेडिकेटेड वाटर। ठीक है, तो वो हम पेशेंट को देते हैं, तो उसकी वजह से उसका फीवर मतलब सबसाइड हुआ। उसके बाद हमने लोकल ट्रीटमेंट की। लोकल ट्रीटमेंट यानी कान पर ही, मतलब ईयर ठीक है। पर ही हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद में कर्णपूरण चिकित्सा दी है। कर्णपूरण चिकित्सा यानी कि मेडिकेटेड जो भी ऑयल रहता है वो हम ईयर के अंदर पोर करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। वो कर्णपूरण चिकित्सा है। तो पेशेंट को बहुत ही, मतलब वो जो सेंसोरी न्यूरल, वो बच्ची जो है वो 13 साल की है। अच्छा। हाँ, तो वो ठीक हो सकती है, और आज ही उसका बर्थडे था। अरे वाह। तो वो ठीक हो बट गई बहुत बचपन अच्छा में रिजल्ट ठीक मिलता होना। है अगर, अच्छा। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर हम पहले से ही वो फॉलो करें तो। राइट, 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 राइट। ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के। ये तो क्या होता है ना, ये केसेस ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों के मन में भी कॉन्फिडेंस आता है इससे, यस। कि लोग कैसे आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं और उससे अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। यस। तो ये जो केसेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है हेयरिंग, आई, ओवरऑल जो आपका ये ईएनटी का सेक्शन है, मुझे तो सबसे पहले यही जानना है कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया है इसमें, स्पेशली इस ब्रांच में। ओके। जैसे मेरा इंटरेस्ट मतलब दो चीज से था। कि सभी को यही लगता है कि आयुर्वेद मतलब काढ़ा पी लो, या फिर कोई भी मेडिकेटेड ऑयल पी लो, या फिर घी पी लो। ठीक है, बट आयुर्वेद ऐसा नहीं है। मेरा ही मेन फोकस ये है कि मैं सर्जरी में आगे जाऊं। क्योंकि अच्छा। मेडिसिन की भी अपनी लिमिट्स रहती है, कि वो अगर हाँ। नहीं ठीक हो सकता है तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो भी शस्त्र कर्म दिए हैं वो ठीक करे। जैसे सुश्रुत आचार्य ने 8 ऐसे कर्म दिए हैं, यानी छेदन, भेदन, लेखन, ऐसे 8 कर्म दिए हैं। यानी एक सीजन, इन सीजन, जो टाइप, मतलब कौन सा डिसीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा कर्म वहां पर कर सकते हैं। तो इसके लिए शस्त्र कर्म दिए। तो मेरा मेन यही था कि मेडिसिन भी मैं ही दूं और सर्जरी भी मैं ही करूं। ठीक है, अच्छा। तो हमें जो सभी का मतलब अप्रोच लेना पड़े वो ना करना पड़े। दूसरी चीज है, शालक्य ब्रांच के अंदर ऐसे बहुत कम वैद्य रहते हैं कि जो स्पेसिफिक शालक्य चिकित्सा करते हो, मतलब शालक्य रिलेटेड जो भी व्याधि की चिकित्सा करते हो। तो मेरा इसीलिए इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहा कि मैं शालक्य चूज करूं। और अच्छा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, जैसे
ये जो हमारा मतलब ऊर्ध्वजत्रु है या स्पेसिफिक सिर प्रदेश, यानी कि हेड रहता है, वो सभी का मास्टर रहता है। आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि ऊर्ध्व मूल, यानी कि जो सिर है वो ऊपर है। तो मुझे ऐसा था कि मैं स्पेसिफिक जो सिर जो मूल है उसकी ट्रीटमेंट करूँ, तो बाकी जो सभी व्याधि है वो इजीली ट्रीट हो अच्छा, सके इसीलिए। अरे वाह, ये बहुत अच्छी सोच है। और इसमें भी आपका कोई इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे तो ईयर इश्यूज या मुझे डेंटल इश्यूज या मुझे नोज के इश्यूज या आई के इश्यूज, ये मैंने ज़्यादा केसेस देखे हैं, इसको करने में मुझे अच्छा भी लगता है। हम्म। तो ऐसा कुछ है आपका कि कोई ऐसे कोई केसेस आपको अच्छे लगते हो कि नहीं, मुझे आई के केसेस ज़्यादा बढ़िया लगते हैं करना, कौन ओके, सी हाँ। चीज़ अच्छी लगती है? हाँ, जैसे मेरा स्पेसिफिक कोई कोई व्याधि है तो आई में मुझे एम्ब्लायोपिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देन डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मतलब अच्छा। कॉमन जो ऐसे व्याधि रहते हैं तो उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। एम्ब्लायोपिया मतलब क्या, लेजी आई बोलते हैं हम उसे। अच्छा। लेजी आई में क्या होता है कि आंख का जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बट उसको दिखने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी वजह से उसको पावर भी बहुत ज्यादा रहती है और प्लस पावर आता है। तो वो हम अच्छा। आयुर्वेद से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ईएनटी में मुझे एलर्जिक राइनाइटिस पर मतलब बहुत सारे, मतलब जो भी आई ईएनटी रिलेटेड जो भी व्याधि है मैं कवर कर लेती हूँ। मतलब क्योंकि आयुर्वेद में क्या है कि आपको स्पेसिफिक कोई व्याधि नहीं देखना पड़ता। समझ आयुर्वेद गया। में मेन तीन ही चीज होती है, वात पित्त कफ। अगर आप वात पित्त कफ को ठीक करोगे तो आप व्याधि को भी ठीक कर दोगे। अच्छा। और जब व्याधि ठीक हो जाएगा तो मतलब आपको कोई देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा व्याधि है, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है कि एम्ब्लायोपिया। अब मतलब जो भी दोष है उस पर फोकस करना है। ठीक है। ठीक है। और जैसे कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे आप असेस करते हैं, ये सब भी थोड़ा सा बताइए ना। ओके, मतलब जैसे पेशेंट आता है तो पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर देख कर ही हमें पता चल जाता है कि उसकी प्रकृति कौन सी होगी। अच्छा। मतलब वात पित्त होगी या पित्त कफ होगी, कफ वात होगी। उसके अकॉर्डिंग हम मतलब डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा व्याधि डेवलप हुआ होगा। अच्छा। जैसे कोई पेशेंट ऐसा आया कि आपको उसको देखकर ही ऐसा पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा टेंस्ड है ना। तो वो पेशेंट अच्छा। जैसे आएगा, आप उसकी हिस्ट्री लोगे, आपको टीनेंडर्स मिलेगा। मतलब अच्छा। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो नेवी में काम करते या फिर मिलिट्री में काम करते हैं। वो उसने इतना काम किया होता है, बाद में उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। तो कंटिन्यूअस उसके माइंड में यही रहता है कि मुझे कोई सुनो, मुझे कोई सुनो, क्योंकि पहले उसने इतना वर्क किया होता है और बाद में वो रिटायर होने के बाद वो मतलब बिल्कुल ऐसे अकेले हो जाते हैं। तो आयुर्वेद अच्छा। में उसके लिए बताया हुआ दोष वात बताया है। तो आप अगर वहां पर वात को ठीक करोगे तो पेशेंट भी ठीक होगा। और कंसल्टेशन वहां पर मेन रहता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आपको, आपने पेशेंट को बुलाया, टीनेटर्स देखा, आपने विटामिन दे दिए। आयुर्वेद पहले से मतलब आप क्या करते हो, किस तरह से डेवलप हुआ, अच्छा। आप जो मतलब ज्यादा सोच रहे हो तो कम करो, इसके आगे हम ट्रीटमेंट क्या कर हम्म। सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट किए मैनेज हुए। तो वो सभी चीज देखी जाती है। और आयुर्वेद का जो कंसल्टेशन है ना वो मेनली हाफ आवर 1 आवर और चालू रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में पेशेंट आया और हमने देख लिया और बोल दिया कि हाँ पे दवाई ले लो। हम्म। तो कंसल्टेशन लंबी चलती हैं आपकी। लंबी जल्दी है, यस। एंड उसी के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट एक्शन, इन सब में आपका मुझे लग रहा है डाइट, लाइफस्टाइल तो आपने बताए, आहार विहार, इसके साथ मेडिटेशन वगैरह भी इंक्लूड करते हैं आप? हाँ, मतलब मेडिटेशन इंक्लूड करते हैं, बट मेडिटेशन एक अलग ही पार्ट है। वो आप अच्छा। अलग से उसको पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो कि मेडिटेशन आप ओके। करो। जैसे अच्छा। टिनेटस अच्छा। की मैं अच्छा। बात करूँ तो मेडिटेशन अगर हम पेशेंट को दिए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और टिनेटस क्या होता है ओके। कि मेनली जैसे शाम हुए तो पेशेंट को आवाज आना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि शाम में एनवायरनमेंट भी ठंडा रहता है और शांत रहता है। तो पेशेंट को ज्यादा आवाज आएगी। अभी जो ठंडा एनवायरनमेंट है वो भी पेशेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो शीत गुण है वो वात दोष का बोला है। तो जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो पेशेंट को जो आवाज आनी है वो भी बढ़ जाएगी। तो डिपेंड अच्छा। करता है।
गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। समझ आ गया, समझ आया, आज काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई आज मुझे भी। और ये जो चीज़ें होती हैं ये अपनी लाइफ में लोग सिर्फ अगर प्रिवेंशन के लिए अपने घर में इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि कर्णपूरण, कर्णपूरण है वो दिनचर्या में बताया गया है। दिनचर्या यानी डेली रूटीन जो आपको ठीक है। रेगुलर फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप कर्णपूरण नहीं कर पा रहे तो कान में ही सिर्फ दो दो ड्रॉप्स आप इंटरनली डालो या फिर लोकली ही आप एप्लीकेशन करो। बट उसके लिए भी आपको देखना है कि अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बट किस पेशेंट चीज़ की क्या डालनी है? करता है। क्या चीज़ का ड्रॉप डालना है? मैं काले तिल तेल का भी आप डाल सकते हो, मतलब जो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि कहीं पर भी अगर कोई तेल का वर्णन नहीं है तो आप तिल तेल यूज करो, तो वो तिल कान का के तेल? लिए। हाँ, तिल अच्छा, का तेल। ठीक है। तो वो मेंटेन रह सकता है। देन ईयर प्लग भी आप ले सकते हो। मतलब आप कॉमन कॉमन उसको ट्रीटमेंट ऐसे बता सकते हो कि आप ये करो तो ये चीज नहीं होगी। और आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर आप सिर्फ कान पर ही ट्रीटमेंट करोगे तो कान ठीक होगा, होगा ऐसे नहीं है। अगर आप पैर पर भी ट्रीटमेंट करोगे तो भी कान ठीक होगा। यानी बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा ये बोला है कि पूरी बॉडी की अगर वात दोष है तो वात दोष को वो ठीक करेगा। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप बस्ती वाली चिकित्सा करोगे तो वात पर भी अफेक्ट करेगा। बट कर्ण पुराण है वो स्पेसिफिक पेशेंट अगर रेगुलर मतलब वो फॉलो करे तो कर्ण पुराण की वजह से जो भी डिसीज हो रहे वो नहीं होगे। बट उसके लिए भी देखना है पहले कि पेशेंट का ईयर ठीक हो। बट अगर पेशेंट के ईयर में वैक्स है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है और पेशेंट तेल डाले तो वो ठीक नहीं है। मेनली पेशेंट क्या करते हैं कि जैसे डिस्चार्ज हुआ या ईयर एक हुआ वो ऑयल डाल के फिर आते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद का एक ऑयल डाला इसकी वजह से ये चीज हुई। बट हमें पहले देखना है कि उसका कान है वो क्लियर है। नॉर्मल पेशेंट में ऐसा बताया गया है कि आप उसको कर्णपूरण करो तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा। ओके। ओके। बहुत अच्छा है ये तो। मतलब आयुर्वेदा तो चलो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आज आपसे हमें लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। हम्म। ऐसी और कोई चीज़ें जो कि पेशेंट्स अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हेयर से रिलेटेड, चाहे वो डेंटल से रिलेटेड, कोई भी ऐसी एडवाइस? हाँ, जैसे हेयर के रिलेटेड शिरोभ्यंग बोला है। शिरोभ्यंग यानी कि बालों में ऑयल लगाना, स्काल्प में ऑयल लगाना। अभी सभी ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही विंटर चालू हुआ हेयर फॉल बढ़ गया है या फिर डेंड्रफ बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि हम बालों में ऑयल ही नहीं लगाते। तो जो स्काल्प है वो पूरा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से वहां पर डेंड्रफ के फ्लेक्स बनते हैं और हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम विंटर के अंदर ऑयल लगाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज कोई भी मतलब जो ऑयल लगाना उसको हम स्नेहन थेरापी बोलते हैं। स्नेहन मतलब आप इंटरनली भी ले सकते हो और आप एक्सटर्नली भी ले सकते हो। जैसे ठीक है। इंटरनली के अंदर आप ऐसी कोई भी स्नेह वाली चीज यानी कि घृत से बनी मतलब घी से बनी हुई या फिर तेल से बनी हुई चीज आप अगर इंटरनली लोगे तो वो भी अफेक्ट करेगा, और एक्सटर्नली आप ऑयलिंग करोगे तो वो भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अच्छा। अगर आप बालों में ऑयलिंग करोगे तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब बाल हेल्दी रहेंगे। और अच्छा। दूसरी चीज मेडिकेटेड शैम्पू यूज करते हैं सभी। बट मेरा ये मानना है कि शैम्पू कोई ऑथेंटिक कंपनी बना रही है वही हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम कोई मेडिकेटेड या फिर मतलब जो भी शैम्पू रहता है वो एक तरह का केमिकल ही है। तो आपको वहां पर ऐसे नहीं सोचना है कि आयुर्वेदिक है तो मैं ये यूज करोगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइप का केमिकल ही है तो वहां पर कोई हर्ब्स वगैरह नहीं आता। बट अगर आप मेडिकेटेड ऑयल की बात करते हो तो वो आचार्य ने बताया है तो वो आप यूज कर अच्छा। सकते हो। गॉट और इट, गॉट हेयर इट, फॉल गॉट इट। के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वात पित्त कफ है वो तो ठीक है।
बट जो धातु है, धातु के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं। जैसे हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन है थे, किसी को रस धातु की वजह से हुआ है, किसी को रक्त धातु की वजह से हुआ है, किसी को अस्थि धातु की वजह से हुआ है, और किसी को शुक्र धातु की वजह से हो रहा है। तो ठीक है। कौन सी धातु की वजह से हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। गॉट जैसे इट, गॉट इट। मतलब कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं कि उसका जो मतलब चिड़िया स्वभाव रहता है कि कोई बाजू में से आवाज करे ना तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो वहां पर हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि रस धातु की दुष्टि हुई है, उसकी वजह से उसको हेयर फॉल हुआ है। ठीक है। बट और कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं कि स्किन डिसीज होने की वजह से उसको हेयर फॉल हो रहा है। जैसे मैं मेरे एक पेशेंट की बात करूं, तो वो पेशेंट मॉर्निंग में नारियल पानी पीना, देन शाम को डोसा वगैरह जो फर्मेंटेड चीज है वो खाना, जो 4-5 बजे का जो नाश्ता का टाइम रहता है उसके अंदर कोई भी फ्रूट्स खाना, और खट्टे फ्रूट मेनली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रक्त दुष्टि होती है ना। तो वो अच्छा। पेशेंट को सिर्फ हेयर फॉल की कंप्लेन नहीं थी, मतलब स्किन डिसीज भी था उसको, जो जिंजीवाइटिस बोलते हैं वो भी उसको डेवलप हुआ था। तो ये सभी चीज हमें देखनी पड़ती है कि कौन से धातु का दुष्टि हुई है वहां पे। अभी समझ गया। अस्थि धातु की भी किसी को दुष्टि हुई, अस्थि धातु यानी कि बोन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, और अस्थि धातु का मल बताया गया है, केश यानी कि हेयर। ठीक है। तो वो कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें हेयर फॉल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। बट अगर आपको हेल्दी हेयर है आपके, तो आपको नॉर्मली ही मेडिकेटेड ऑयल लगाना चाहिए। उसमें अच्छा। भी बहुत सारी वेराइटी आती है, जैसे नीली पुंगराजादी हेयर ऑयल है, या फिर धतुर पत्रादि हेयर ऑयल है। तो आपको कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और नॉर्मली अगर आपको कोई मेडिकेटेड यूज नहीं करना है तो आप काले तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो वो सबसे अच्छा होता है काले तिल का तेल? मतलब अगर हम घर यस। पे, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है हमें। हाँ, इजीली मिल जाता है, बट जो स्टोर से लिया हुआ है वो नहीं। अच्छा, जो आप मतलब बताइए कहाँ से स्पेशल लेना चाहिए। वो, हाँ वो बनाते हैं ना वहां से लोगे तो ही वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें अच्छा। इतने गुण नहीं होते, क्योंकि प्योरिटी अच्छा। भी मैटर करती है। हाँ, इसमें भी बड़ी सारी चीज़ें, कोल्ड प्रेस या फिर नॉर्मल आपका जो होता है वैसा, इसकी भी कोई रिकमेंडेशन कहीं से आप जानते हैं जहाँ से हमें लेना चाहिए, या फिर जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ले सकते हैं, ओके। कोई हम अच्छा ब्रांड? तो मतलब मेनली हमें जो वैद्य बनाते हैं ना वही हमें प्रिफर करना चाहिए। जैसे अच्छा। बड़ी कंपनीज है वो बनाती है तो वो ठीक है, बट वैद्य अगर बनाएगा कोई भी चीज तो उसकी अच्छा, ऊर्जा, उसकी एनर्जी है वो भी उसके अंदर जाएगी। ठीक है। आती है। तो वो डेवलप हो, मतलब वो डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा चूज करें। अगर आप सिर्फ प्राइस पर जाओगे तो वो ठीक नहीं है। बट वैद्य अगर बनाता है ना तो उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे मैं ही यूज करती हूँ रुद्रांश आयुर्वेद करके, तो वो मेडिकेटेड ऑयल बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा। मतलब मैं मेनली अच्छा। उसका यूज करती हूँ तो इसके बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, वही अच्छा है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे उसे, आपने ट्राई कर हम्म। रखा है उस चीज़ को। बट ये भी कोई दोष के हिसाब से होता है, मान लो किसी ने कोई यूज़ किया और उसके बाल और झड़ने लग गए, दूसरी तरफ दूसरे के बाल बढ़ने लग गए, तो ये भी चीज़ होती है। नहीं, मतलब ऐसे कॉमनली चीज नहीं होती है। बट अच्छा। मैंने जो आपको धातु के अकॉर्डिंग बोला उसके वजह से हेयर फॉल होता है, बट जो मैंने नीली अच्छा। भृंगाजादी हेयर फॉल बोला वो सभी प्रकार के बालों के लिए हितकारी है। तो उसमें आपको कुछ देखना नहीं पड़ता कि कौन से टाइप के बाल है, तो वो सभी के लिए हितकारी है, आप किसी भी पेशेंट में यूज कर सकते हो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा ये तो। मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काम ज़रूर लेकर आएंगे। और हम्म। ये सारी चीज़ों से मुझे लगता है जितना वाकिफ़ आप हैं उतना हम नहीं हैं, उतनी कॉमन जनता शायद नहीं जानती। तो हम्म। जो लोग इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं या अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे कंसल्टेशन ज़रूर ले वैदिक रूट्स के ज़रिए। एंड आई एम श्योर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक होंगी। क्योंकि द नॉलेज दैट यू हैव वो बहुत ही अच्छी हम्म। है। वो नॉलेज मैंने आज तक एक्चुअली इतने सारे अभी पॉडकास्ट कर लिए हैं, बट स्पेसिफिकली हमने आई या ईएनटी
ओवरऑल एक सेगमेंट पे हमने कभी इस पे बात नहीं करी। तो आज हमारी वो भी इस पे बहुत अच्छे से चर्चा हुई है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को सोच के। हम्म। थैंक यू। बाकी मुझे लगता है अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप के माइंड में और भी कोई टॉपिक्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें, तो वी कैन अगेन व्यूअर्स वुड लव टू सी यू अगेन ऑन द पॉडकास्ट। But thank you so much, Vaidya Poonam. I was really impressed and really happy to sit here with you and do this थैंक insightful यू। session. थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूं कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।